हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद एके सर में। दोस्तों, हमने कल के डेट में आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस प्रकाश का अपवर्तन हमने स्टार्ट किया था पढ़ना। उसके कुछ बेसिक डेफिनेशन हमने जानी थी दोस्तों। आज उसी का कंटिन्यू जो है, जिसे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो टॉपिक है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या पार्श्विक विस्थापन। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग जानेंगे और दूसरा पार्श्विक विस्थापन मींस लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये सारी चीजें के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और कल का जो था दोस्तों, आपकी जो बेसिक डेफिनेशन मींस अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ये चीजें मैंने आपको कल के डेट में बताई है दोस्तों। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों, ये टोटली आपके एनसीईआरटी पे आधारित है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरेटिकल चीजें जो आपका इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिए, वो सारी चीजों को कवर करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये आपका एक फाउंडेशन बैच है जहां पे मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो साइंस में बने जीरो से हीरो, ऐसा इसलिए नहीं करता हूँ, इस टैगलाइन नहीं है दोस्तों। एक बार पढ़ के देखो, फिर आपको चीजें समझ में ना आए उसके बाद आप मेरे को बताना। तो कल दोस्तों हम लोग कुछ पॉइंट ये कवर कर लिए थे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कुछ उदाहरण उसके देख लिए थे डेली लाइफ में। कैसे कैसे स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल कैसे कम होती है, कुछ उसको मैंने आपको यहाँ पे डाटा दे दिया था कि प्रकाश की चाल समझाया था बहुत अच्छी तरीके से। ये प्रकाश की चाल ऑप्टिकल डेंसिटी या प्रकाशीय घनत्व पे किस तरह से डिफर करती है, अलग अलग क्यों होती है स्पीड ऑफ लाइट, ये सारी चीजें मैंने आपको कल के डेट में बताई थी। और यहाँ पे कुछ हमने इंसिडेंट रे या आपतित किरण, रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित किरण ये क्या होती है, अपवर्तन कोण क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आज उसी का कंटिन्यू देखते हैं, थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन और डिटेल में देखते हैं दोस्तों। जैसे सॉरी, जैसे यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा था, आज कल का उसका कंटिन्यू है। ठीक है, आगे मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो वहां पे आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ये यहाँ पे मैं आपको बस चीजें समझाऊंगा, वो समझने की कोशिश करना, लिखने की कोशिश मत करना दोस्तों। समझ जाओगे, लिख भी लोगे अपने आप। तो मेरे कल तो बनाना है, टिक तो माना है। एमसीक्यू का एक तो एग्जाम है दोस्तों, थ्योरी पढ़ के कौन सा थ्योरेटिकल एग्जाम लिखनी है कि नहीं। चलिए, जैसे ये दोस्तों आपका आपतन कोण आई एंड अपवर्तन कोण आर छोटा है, अगर if the angle of refraction is smaller than the angle of incidence means जो ये r आपका I छोटा है, ठीक है, इसका करने का ये मतलब हुआ कि जो आपका आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण से बड़ा है। अर्थात प्रकाश की किरण वायु प्रकाशता विरल माध्यम से कांच प्रकाशता सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे क्या समझा हमने कि जैसे मान के चलो, ये आपका एक, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है दोस्तों, ये आपका दो मीडियम को, इधर एक मान के चलो मीडियम वन, माध्यम वन, ठीक है, और इधर मान के चलो आपका माध्यम दो। ठीक है दोस्तों, ये आपका दोनों माध्यम है। अगर कोई रेस यहां से आ रही है, ठीक है, कोई रे, आपतित किरण, आपतित किरण यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इसका अगर हम लोग अभिलंब ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो कैसे ड्रॉ होगा। अगर इसका हम लोग एक सीधा अभिलंब ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका कुछ इस टाइप का ड्रॉ होगा। ठीक है, और ये अगर इसका हम एक्चुअल पाथ अगर ड्रॉ करते हैं दोस्तों, ये जो आपका आपतित किरण है, तो किसी इसी तरह का अगर वहां सी माध्यम में ट्रेवल करता, तो उसी पाथ पे, इसी पाथ पे ट्रेवल कर जाता। लेकिन अगर यह अभिलंब, ये आपका क्या है दोस्तों, ये जो मैं ड्रॉ किया डॉटेड लाइन से, ये आपका नॉर्मल है। क्या है दोस्तों, नॉर्मल मीन्स अभिलंब है। ठीक है, जो कि आपका ये आपतन बिंदु है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, किसके परपेंडिकुलर है, आपतन बिंदु के, जहां पे वो रेज जो आपतित किरण है आपके, जहां पे वो टकराई है। ठीक है, तो अगर ये रेज अगर इस पाथ पे ना, उससे अगर अभिलंब की ओर मुड़ती है दोस्तों, मतलब किधर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, तो ये ऐसे ना जाके यह कुछ ऐसे अगर आपकी ट्रेवल करती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है दोस्तों। एक मिनट,
ठीक है। अगर वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है दोस्तों, तो आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, अगर वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अगर वह, ये आपका अभिलंब है और ये इस तरीके का आ जाती है दोस्तों, मीन्स क्या हुआ, ये अभिलंब की ओर मुड़ी, और ये जो एंगल है आपका आर है, और ये जो एंगल है दोस्तों आपका आई है। ठीक है। तो वह अभिलंब की, अगर अगर जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है दोस्तों, रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तन किरण, अपवर्तक किरण, अगर वह अभिलंब की ओर मुड़ती है, तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो रे ऑफ लाइट थी, वह एक, ध्यान से दीजिएगा, वह एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब, अब सिंपल भाषा में यह समझो दोस्तों, कि अगर कोई रेज विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है। मीन्स उसका जो अपवर्तन कोण होगा, वह आपतित कोण से छोटा होगा। यहाँ पे जो आपका एंगल आर रहेगा दोस्तों, वह स्मॉलर रहेगा एंगल आई से। ठीक है। समझ में आई चीजें? इफ the rays travel from a rarer medium to a denser medium, then the refracted ray will be bent towards the normal. ये चीज अब ध्यान रखना। ठीक है। यही पॉइंट यहाँ पे ये समझाने की कोशिश किया था। ठीक है दोस्तों, यही चीज यहाँ पे ये समझा रहा था। क्या? if the angle of refraction is smaller than angle of incidence, then the ray of light optically denser medium. समझ में आ गया? उसके ठीक विपरीत, अगर आपतन कोण आई से अपवर्तन कोण आर बड़ा होता है, मीन्स आर अगर ग्रेटर देन आई होता है, तो उसके विपरीत, मीन्स अगर कोई रेज जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल किया और वह अभिलंब के नजदीक मीन्स तरफ ना मुड़ के उससे दूर मुड़ती है, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो लाइट जो है वो ट्रेवल जो कर रही है दोस्तों आपकी, वह एक सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर ट्रेवल कर रही है। ठीक है। मीन्स एक डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की अगर कोई रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है, तो वह जो बेंड रहती है, वो मुड़ती है अभिलंब से दूर, मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप उसको समझ सकते हो दोस्तों, इतना चीजें बताने के बाद, कि अगर ये देखो, ये मान के चलो एक नॉर्मल है। ठीक है। मेरा डायग्राम थोड़ा सा ये है, अगर ये नॉर्मल की ओर मुड़ती है, तो यह रेरर मीडियम और यह डेंसर मीडियम। ठीक है। अगर वही रे दोस्तों आपकी इस तरह से जाती है, अगर वह ऐसे निकल जाती है, मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है दोस्तों, और ये आपका एंगल आई है, तो आर आई है, तो यह आपका एक सघन माध्यम हो गया, और यह आपका एक विरल माध्यम हो गया दोस्तों। ठीक है। यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। If the angle of refraction is larger than the angle of incidence, then the ray of light moves away from the normal when it goes from optically denser medium to a rarer medium. ठीक है। मीन्स अपवर्तन कोण आपको ध्यान रखना है, आपतित किरण ध्यान रखना है, अपवर्तन किरण ध्यान रखना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट मींस, जहां पे इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, इस पॉइंट का मतलब यह करने का हुआ कि अगर आपका एंगल आई जीरो हुआ, मींस वह अगर कोई ऐसे है और यह आपका अभिलंब है, इसी के सरफेस के मींस परपेंडिकुलर आती है, तो ये जो रेज रहती है दोस्तों, वो आपकी सीधी निकल जाती है बिना किसी विचलन के, बिना किसी डाइवर्जन के। ठीक है। बस यही एक केस है कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस आपकी जो कोण है, अगर वो 0 डिग्री है, मींस वो लंबवत पड़ती है उसके, तो वो सीधी निकल जाएगी बिना किसी तरह का रिफ्रैक्शन का। तो ये आई थिंक सो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ये 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना आप, कि अगर कोई लाइट जो है दोस्तों, अगर कोई प्रकाश आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर जाएगी। अगर वह लंबवत पड़ती है किसी भी
सरफेस पे मीन्स एंगल ऑफ जो आपका आपतित कोण होगा, अगर वो 0 डिग्री होता है तो वो सीधे निकल जाएगी बिना किसी का डाइवर्ट किए हुए, ठीक है। तो अगला चीज जो हमें देखना है सर, वो क्या है आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट मीन्स पार्श्विक विस्थापन क्या होता है सर जी। तो आपतित डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसका कैसे होता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जो आपका आपतित किरण है और जो इमर्जेंस रे है मींस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आपका निर्गत या इमर्जेंट कौन सा है, जो कि आपका रिफ्रैक्टेड रे था, वही उसके दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ है परपेंडिकुलर एक दूसरे से ड्रॉ करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि आपका पार्श्विक विस्थापन उस लाइट का कितना अपने एक्चुअल पाथ से ये हुआ है, क्या मतलब उसको डाइवर्ट हुआ है मींस कितना विचलन हुआ है, विचलन मींस डाइवर्जन होना, वही चीज हमको देखना है, ठीक है। इमर्जेंट रे, बोथ इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे आर पैरेलल, ठीक है। अब ये चीज देखते हैं दोस्तों, जैसे ये मान के चलो ये आपका इमर्जेंट रे हुआ, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे हुआ मींस ये जो निर्गत किरण मींस एक माध्यम से जब वो इंसिडेंट हुआ दूसरे माध्यम से वो ट्रेवल किया, उसके बाद फिर से वही माध्यम में आ गया, तो उस रे को हम लोग इमर्जेंट रे बोलते हैं मींस कौन सी, ये निर्गत किरण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपका हुआ ये रे जो हुआ आपका दोस्तों, ये आपका एक निर्गत किरण हुआ, ठीक है। ये बताया गया है कि आपका जो निर्गत किरण रहता है दोस्तों मींस इमर्जेंट जो रे रहता है वह पैरेलल रहता है किसके, आपतित किरण के, आपतित किरण के वह पैरेलल रहता है, समांतर रहती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हुआ, ये वाला जो रे है आपका, और ये आपका इमर्जेंट, तो ये जो रे है ये दोनों पैरेलल हो गए। तो इसको हम लोग आगे जो आपका इंसिडेंट रे है उसको उसी लाइन को हम लोग आगे ट्रेवल में से ये करा दिए हैं उसको, ठीक है, आगे मीन्स एक्सटेंड कर दिए हैं। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये दोनों के बीच को ही हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं या पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन की डेफिनेशन क्या हुई दोस्तों, कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो आई थिंक सो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया है। और एक चीज आप ध्यान रखना कि निर्गत किरण और पार्श्विक किरण जो रहती है दोस्तों वो पैरेलल रहती है, सॉरी पार्श्विक नहीं, निर्गत किरण और आपतित किरण हमेशा समांतर रहती है, नहीं तो पैरेलल रहती है, ठीक है दोस्तों। निर्गत किरण का वास्तविक विस्थापन सिल्ली की चौड़ाई पर निर्भर करता है, मीन्स कितना वो विस्थापन हुआ जो आपकी सिल्ली रहती है वो उसकी चौड़ाई पर मीन्स कितना उससे वो ट्रेवल किया, कितना उसका विड्थ है ये वाला, उस पे भी डिपेंड करता है। अगर विड्थ ज्यादा तो आपका जो वास्तविक विस्थापन होगा मीन्स लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, पार्श्विक विस्थापन होगा वह भी ज्यादा होगा, ठीक है। यदि सिल्ली की चौड़ाई अधिक होगी तो पार्श्विक विस्थापन भी आपका अधिक होगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। पार्श्विक विस्थापन का मान आपतन कोण के बढ़ने पर भी बढ़ता है। अगर यहाँ पे देखें तो पहला चीज क्या हुआ कि सिल्ली की चौड़ाई, ठीक है, मीन्स विड्थ ऑफ द स्लैब, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को मीन्स आपतन कोण को अगर बढ़ाते हैं तो आपका पार्श्विक विस्थापन बढ़ता है। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखना कि पार्श्विक विस्थापन किस चीज को बढ़ाने से बढ़ती है दोस्तों, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बताया हूं आपको, ठीक है। कि पार्श्विक विस्थापन सिल्ली की चौड़ाई के मोटाई पर भी डिपेंड करता है, और जो आपतित किरण रहता है आपतन कोण रहता है अगर उसको बढ़ाते हैं तो पार्श्विक विस्थापन आपका बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मीन्स अपवर्तनांक क्या होती है दोस्तों। इस चीज को पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। किसी भी माध्यम में प्रकाश की किरण को दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। With the ability of medium to change the direction of a ray of light is called refractive index। मतलब अपवर्तनांक हम उस चीज को कहते हैं दोस्तों कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब ट्रेवल करती है तो उसकी दिशा बदलती है, ठीक है।
तो दिशा बदलने की क्षमता को ही किसी माध्यम की, किसी रे ऑफ लाइट को, मीन्स किरण को, प्रकाश की किरण को कितना दिशा बदल सकती है, कितना उसको मोड़ सकती है, कितना उसको अपने एक्चुअल पाथ से उसको डाइवर्ट कर सकती है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स सिंपल एक भाषा में समझा जाए तो अपवर्तनांक एक प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है किसी भी माध्यम का। और वो क्या गुण है कि वह आती हुई रेज ऑफ लाइट को कितना हुआ उसके स्टार्टिंग में, इनिशियल जो उसकी डायरेक्शन थी उससे कितना डाइवर्ट कर सकती है, वह चीज थी। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन कुछ नहीं होता है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। सिंपल भाषा में देखा जाए तो कि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक रे ऑफ लाइट का अगर हम वैक्यूम का लेते हैं, नहीं तो एयर का ले लेते हैं। दूसरा अपवर्तनांक, सॉरी अपवर्तनांक नहीं दोस्तों, उसकी प्रकाश की चाल, सॉरी यहाँ मैं भूल गया यहाँ पे हल्का, अपवर्तनांक के चक्कर में इट्स माय फॉल्ट। ठीक है, तो क्या होता है अपवर्तनांक, क्या होता है दोस्तों, प्रकाश की चाल मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट या तो एयर ले लो नहीं तो वैक्यूम पकड़ लो। ठीक है, डिवाइडेड बटा प्रकाश की चाल उस माध्यम का या मीडियम में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दोस्तों हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है आपकी सिंपल भाषा में, पढ़ लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, तो पहला मैं बताया क्या था, एक क्षमता है कि कितना किसी भी रे ऑफ लाइट को, मींस स्पीड और मींस रे ऑफ लाइट को अपने एक्चुअल जो उसका डायरेक्शन थी उससे डाइवर्ट कर सकती है। दूसरा क्या है डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन देखा जाए तो यह सिंपल एक अनुपात है। कहाँ का अनुपात है, अपवर्तनांक मींस किसका, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, उसे हम बोलते हैं दोस्तों अनुपात। किसका किसका, अगर हम प्रकाश की चाल किसमें, एयर नहीं तो वैक्यूम में, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के रेशियो को, अनुपात को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं तो अपवर्तनांक कहते हैं। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक एन नहीं तो म्यू से डिनोट करते हैं दोस्तों। शून्य में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट इन अ मीडियम, यही चीज है और कुछ नहीं है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतना अधिक मुड़ती है। द हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मोर, हायर मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि स्पीड ऑफ लाइट, फिर से हायर मींस कब होगा, यहाँ पे आप जब देख सकते हो दोस्तों कि अगर ये हायर कब हो सकता है, ये रेशियो है, हायर तभी होगा दोस्तों जब उसमें प्रकाश की चाल कम रहेगी। ये जो आपकी प्रकाश की स्पीड ऑफ लाइट है, अगर वह कम रहती है दोस्तों तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब बढ़ जाता है तो हमने पढ़ा था दोस्तों, जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट घटती है तो उसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी रहती है, जो पार्टिकल रहते हैं बहुत ही क्लोज रहते हैं, तो उसे मुड़ने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही द हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium, the more the refracted ray bands in that medium, मीन्स किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतना ही अधिक मुड़ती है दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट कवर हो गया। अब देखिए कुछ माध्यमों का हम लोग अपवर्तनांक स्टैंडर्ड तौर पे न्यूमेरिकल में आपको कभी कभी दिया रहेगा, नहीं तो आपको कुछ कुछ का याद करना होगा स्टैंडर्ड, जैसे आपका ग्लास का याद करना होगा, डायमंड का क्या होता है ये आपको याद करना होगा, वाटर का क्या होता है, एयर का तो वन होता है वो सबको पता रहता है। तो वही मैंने कुछ आपको यहाँ पे डाल दिया है जो कि किताब में मेंशन था, तो उससे आप अपने खोपड़ी में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है दोस्तों। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों से सबसे ज्यादा होता है,
अगर पूछा जाए अपवर्तनांक किसका सबसे ज्यादा, हीरा का सबसे ज्यादा, किसका ज्यादा, हीरा का ज्यादा, ठीक है। यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम से प्रकाशता सघन कहा जाता है और पहले माध्यम को दूसरे की अपेक्षा प्रकाशता विरल कहा जाता है। ये मैंने कल आपको बताई थी कि हम लोग कभी किसी भी माध्यम को सघन या विरल तभी कहते हैं जब हम उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है, उसकी जो सघनता होती है ऑप्टिकल अपवर्तनांक का कंपैरिजन करते हैं, उसके बेसिस पे हम किसी भी माध्यम को सघन या विरल बोल सकते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है दोस्तों कि प्रकाशता सघन माध्यम का घनत्व भी अधिक हो। उदाहरण के लिए तारपीन का घनत्व पानी के घनत्व से कम है किंतु तारपीन पानी से प्रकाशता सघन होती है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, जो तो मैंने भी जस्ट आपको पहले बताई थी। The refractive index of air is approximately 1, एक होती है। The refractive index of a diamond is सबसे ज्यादा। ये बता दिया था मैंने, और उसको एक आप रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है। It is not necessary that optically denser medium should also be a denser। यह जरूरी नहीं है कि जिसका ऑप्टिकली डेंसिटी जिसकी ज्यादा है, मीन्स प्रकाशता सघन माध्यम है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसका डेंसिटी मीन जो एक्चुअल घनत्व होता है मास बटा वॉल्यूम, मीन्स मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन, अगर वो भी अधिक हो, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। क्योंकि जैसे डेंसिटी ऑफ अ तारपीन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर बट तारपीन इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, ठीक है। अ स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द मीडियम व्हिच हैज अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको दी दी गई है, जिसे आप ध्यान रखना, भूलना मत दोस्तों। कुछ कुछ जैसे आपको वायु को याद करना होगा, बर्फ का याद करना होगा, जल का याद करना, केरोसिन का याद कर लेना, बेंजीन का एक बार देख लेना, हीरा का देख लेना दोस्तों, रूबी का देख लेना। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप नजर गो थ्रू कर लेना कि कैसे कैसे आपकी अरेंजमेंट है। नहीं तो मैं कुछ देखूंगा या ट्रिक बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या होती है। तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ टू मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम दो मीडियम का रेशियो लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो उसी को हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगर किसी का मान के चलो, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और किसी का n2 है, तो n1 n2 अगर निकालना है तो n1 बाई n2 कर देंगे। तो इससे बोल देते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन की तुलना में 2 का है, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। यदि माध्यम 1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः n1 और n2 हो, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तन को प्रायः n2 से निरूपित किया जाता है। मीन्स n2 by n1, जो कि मैंने वहां पे लिखा था n1 by n2। The ratio of the relative index of two medium is called relative refractive index। दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मींस अपवर्तनांक का रेशियो को ही, अनुपात को ही हम लोग अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। और इसको हम लोग जब n2 by n1 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो अगर इसका स्पीड ऑफ लाइट मींस मान के चलो n2 by n1 हमने क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ माध्यम 2, और इसको हम लोग और एक ढंग से लिख सकते हैं c1 by c2, क्योंकि आपने देखा था दोस्तों कि स्पीड ऑफ लाइट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है कौन, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है दोस्तों, वो आपका स्पीड ऑफ लाइट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। इफ द absolute refractive index of medium 1 and medium 2 and 1 and respectively, then this ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपवर्तन के जो नियम होंगे दोस्तों, उसे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर इसमें आपको कुछ डाउट रहे दोस्तों, तो आप मेरे को पूछ लेना, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा। बस कमेंट तो कर दो यार, कमेंट कर दो कि अच्छा लगा कि नहीं लगा दोस्तों, पढ़ाने का तरीका कैसा है। कुछ इम्प्रूव कराना चाहते हो तो मैं वो इम्प्रूव भी करूंगा, ठीक है। लेकिन कमेंट तो करो पहले दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरी कोशिश आप तक पहुंच पा रही है दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और साइंस में बने जीरो से हीरो, किसके साथ, एक के साथ के साथ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्जाम पे पढ़ते रहिए
और सारा ये जो पीडीएफ है दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका जो लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का वो मेंशन है दोस्तों। तो एक बार फिर से लाइक करें, हम सब करें दोस्तों, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे। मस्त रहें, खुश रहें, जिंदाबाद रहें दोस्तों। थैंक यू।